बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एंजाइम के सिलसिले में एंजाइम्स हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, और इसकी कंटिन्यूटी में अब हमने नेक्स्ट टॉपिक देखना है एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम्स इनहिबिटर्स, ये अब हमने देखना है एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने एंजाइम इनहिबिटर में हमें मालूम होना चाहिए कि एंजाइम इनहिबिशन क्या है, और फिर उसके बाद आएंगे कि व्हाट आर एंजाइम इनहिबिटर्स। तो सबसे पहले एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन, देखिए स्टूडेंट, एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है कि वो फिनोमेना जिसमें हम कहते हैं एंजाइम जो है वो फेल हो जाए कैटालाइज करने के लिए किसी रिएक्शन को, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंजाइम इनहिबिशन। इसको एंजाइम इनहिबिशन का नाम देंगे। यानी ये क्या है? बेसिकली वो फिनोमेना है जिसमें एंजाइम फेल्स टू कैटालाइज। एंजाइम फेल्स टू कैटालाइज, किस चीज को फेल टू कैटालाइज? अ रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? एंजाइम इनहिबिशन। इसको आप एंजाइम इनहिबिशन का नाम देते हैं। फिर इसी तरह से व्हाट आर एंजाइम इनहिबिटर्स? एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं? एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में बच्चों आपको मालूम हो कि एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एंजाइम के साथ, लेकिन ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। इन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम इनहिबिटर्स का नाम दें। दीज आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। ये द मॉलिक्यूल्स व्हिच रिएक्ट, किसके साथ रिएक्ट करते हैं? विद एंजाइम्स। एंजाइम्स के साथ, द मॉलिक्यूल्स व्हिच रिएक्ट विद एंजाइम्स बट आर नॉट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। इन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम इनहिबिटर्स। ये ब्लॉक करते हैं बेसिकली किस चीज़ को? एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम को। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। और ब्लॉक किस तरह से करते हैं? ब्लॉक या तो ये करेंगे टेम्परेरीली, या फिर ये इसको ब्लॉक क्या करेंगे? परमानेंटली। तो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं बेसिकली, जब हम इनको इन जनरल इसका इंफॉर्मेशन हमें मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स, ये एंजाइम इनहिबिटर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये बेसिकली नॉर्मल पार्ट होते हैं रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। और नॉर्मल पार्ट, किस चीज़ का नॉर्मल पार्ट होते हैं? रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। सवाल तो आपके जहन में आएगा कि हम क्यों कह रहे हैं नॉर्मल पार्ट, क्यों कह रहे हैं रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी? आपको इसमें आगे चलकर जब हम इसको एंड करेंगे इस चैप्टर को, उसमें फिर आपको आइडिया होगा कि फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, कि फीडबैक इनहिबिशन रिक्वायर्ड क्यों होता है, किस तरह से बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। नॉर्मल पार्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है क्या चीज़? एंजाइम इनहिबिशन। उसको आप आगे चलकर एग्जांपल आपके सामने आ जाएगी। लेकिन इसमें हम बताएंगे क्या होता है कि अगर हम बताते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉज करें एंजाइम इनहिबिशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स
cause एंजाइम इनहिबिशन। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉज कर रहे हैं एंजाइम इनहिबिशन को, तो ये फिर डेंजरस हो सकते हैं, दे बिकम, ये फिर डेंजरस हो सकते हैं, ये खतरनाक हो सकते हैं। किसके लिए? ये हमारी ज़िंदगी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एग्जांपल देते हो किसकी, ये पॉइजन की एग्जांपल देते हो। पॉइजन ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि एंजाइम इनहिबिटर के तौर पर काम कर रहा है। साइनाइड की एग्जांपल दे रहे हैं, ये क्या कर रहा है? एंजाइम इनहिबिशन का काम करता है, तो ये क्या होता है? डेंजरस होता है फॉर लाइफ। इस तरह और भी बहुत से जो एंजाइम इनहिबिटर से, पहले हम उनकी एग्जांपल्स कोट कर लें। जैसे एग्जांपल्स में आपके सामने आ जाती है एंटीबॉडीज़, ये भी एंजाइम इनहिबिटर्स के तौर पर काम करती हैं। इसी तरह से आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स आ जाती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ड्रग्स भी आ जाती हैं, ड्रग्स। और ड्रग्स में आप रेफरेंस एग्जांपल किसके दोगे? सल्फर ड्रग्स की एग्जांपल दोगे। इसी तरह से आप पेनिसिलिन की एग्जांपल इसमें आप कोट कर सकते हो। ये क्या है? डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके सामने किसकी? एंजाइम इनहिबिटर्स की। अब हम आते हैं किसकी तरफ? टुवर्ड द टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स में याद रखिएगा कि ये कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं। मे बी कॉम्पिटिटिव और ये क्या हो सकते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। यानी ये कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं। तो लिहाजा अब हमने इनको सिस्टमेटिकली वन बाई वन लेकर चलना है। सबसे पहले हमने किसको डिस्कस करना है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? आप इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको मालूम होंगी, तो उसमें से कोई भी उसका फीचर लिया जाए तो आपको आइडिया हो कि किसकी बात हो रही है, कॉम्पिटिटिव की बात हो रही है या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम पहला इसमें एक चीज़, अहम चीज़ हम क्या बताते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं विद द सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चरली सिमिलर किससे मिलते जुलते? सिमिलर टू सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सबस्ट्रेट होते हैं। फिर इसी तरह से देखें ये किसके साथ कंपीट कर रहे होते हैं? कंपटीशन इनका किसके साथ होता है? दैट इज ओरिजिनल सबस्ट्रेट के साथ। ओरिजिनल सबस्ट्रेट के साथ इसका कंपटीशन होता है। कंपीट विद ओरिजिनल सबस्ट्रेट के साथ ये कंपीट होते हैं। और फिर ये सेलेक्ट कहाँ पे होते हैं? सेलेक्टेड बाय एक्टिव साइट। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है किसके लिए? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के लिए। सेलेक्टेड बाय एक्टिव साइट इसको सेलेक्ट कौन करता है? एक्टिव साइट इसको सेलेक्ट करता है। तो एक्टिव साइट में भी फिर स्पेसिफिकली आपने देखना होगा कि दो साइट्स आपने पढ़ी है कि सेलेक्ट, हाँ एक तो हमने बात करें सेलेक्टेड बाय एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में भी आपने देखना होगा दो चीज़ें होती हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक उसका बाइंडिंग साइट होता है, दूसरा इसका कौन सा होता है? कैटालिटिक साइट। तो सेलेक्टेड बाय द एक्टिव साइट, अगर आपके पास ऑप्शन ये वाली ना हो यानी बाइंडिंग साइट, तो बाइंडिंग साइट क्या है? मोर नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन है एज कंपेयर टू एक्टिव साइट। तो सिलेक्टेड बाय बाइंडिंग साइट आ गया तो आपको क्लियर होना चाहिए बाइंडिंग साइट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट?
एक्टिव साइट। तो लिहाजा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ऑप्शंस में अगर बाइंडिंग साइट भी दिया हुआ है, एक्टिव साइट भी दिया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बाइंडिंग साइट। अगर बाइंडिंग साइट नहीं दिया तो फिर क्या होगा? एक्टिव साइट होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा देखिए ये बाइंडिंग साइट पे जाकर ये सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पे इसने इसको सिलेक्ट किया है, तो लिहाजा ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा, ये याद रखिएगा, ये कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं कर सकेगा। कैन नॉट एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट। अब कैटालिटिक साइट किसकी साइट है? ये भी आपको पता हो किसकी साइट है? एक्टिव साइट की। तो लिहाजा आपको क्लियर हो बाइंडिंग साइट नंबर 1 और यहाँ पे ये नंबर 2 क्या कह रहा है? दीज आर बोथ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट। तो कैन नॉट एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट, यानी सेलेक्टेड कौन कर रहा है? बाइंडिंग साइट, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं कर रहा किसको? कैटालिटिक साइट को। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो। नतीजा क्या होगा? एज ए रिजल्ट नतीजा क्या होगा इसका? प्रोडक्ट बनेगी, ये नहीं बनेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको देखना प्रोडक्ट, ऑब्वियसली आपको मालूम होना चाहिए प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगी। तो लिहाजा ये क्या कहलाते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इनको आप क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इसमें मजीद आगे हमें चलना है, देखना है कि इसमें रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं। रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या है? अब रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, ये ऑक्युपाई करते हैं किसको? एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम को, लेकिन ये क्या बनाते हैं? वीक लिंकेज बनाते हैं विद द एंजाइम, वीक लिंकेज ऑफ विद द एंजाइम। ये बेसिकली क्या है? इनहिबिटर्स है। दीज आर व्हाट? इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर्स ऑक्युपाई करते हैं, ऑक्युपाई एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम के एक्टिव साइट को इसने क्या किया है? ऑक्युपाई किया है, लेकिन क्या बनाएंगे? ये वीक लिंकेज बनाते हैं। वीक लिंकेज बनाएंगे किसके साथ? विद द एंजाइम। इनहिबिटर्स ऑक्युपाई द एक्टिव साइट, लेकिन क्या बनाएंगे? वीक लिंकेज बनाएंगे एंजाइम के साथ। और फिर इनका जो इफेक्ट है, इसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इफेक्ट जो होता है इसका, इसको क्या किया जा सकता है? न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। न्यूट्रलाइज किस हद तक किया जा सकता है? इसके लिए भी बड़े अहम पॉइंट है, वो आपको क्लियर। कंप्लीटली और क्या कहेंगे? कंप्लीटली या फिर पार्टली। कंप्लीटली और पार्टली इसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं? हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। किस तरह से? कंप्लीटली और पार्टली बाय इंक्रीजिंग द एक्चुअल सबस्ट्रेट, यानी एक्चुअल सबस्ट्रेट जो है ना, इसकी आप क्या कहोगे? कंसंट्रेशन को आप क्या करोगे? इंक्रीज कर दो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एक्चुअल सबस्ट्रेट। तो इसके ज़रिए क्या होगा? जो इफेक्ट होगा इस रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, ये क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा। न्यूट्रलाइज कंप्लीटली भी हो सकता है और पार्टली भी हो सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि अक्सर एमसीक्यूज़ में चीज़ें जब पूछी जाती हैं कि इफेक्ट क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज पूछा जाता है, कंप्लीटली, पार्टली, कंप्लीटली एज वेल एज पार्टली, तो आपको क्लियर हो कि दोनों चीज़ें ऑप्शंस में पूछी जा सकती हैं। तो ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। अब बेसिक इसके बाद आप देखें, ये एक चीज़ हमने पढ़ी थी, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हमने क्या बताया था?
वो दो मॉडल हमने डिस्कस किए थे, एक लॉक एंड की मॉडल था और दूसरा कौन सा था, इंड्यूस फिट मॉडल था। तो अब आपको यहाँ से जज करना है कि ये जो इनिबिटर्स हैं बेसिकली किसको सपोर्ट करते हैं, इंड्यूस फिट मॉडल को या फिर लॉक एंड की मॉडल को। याद रखिएगा ये सपोर्ट करते हैं, लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट करते हैं। इसमें हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हम ड्रग्स यूज़ करते हैं पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए, लाइक बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। ख़ास तौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम ड्रग यूज़ करते हैं, जैसे सल्फोनामाइड, ये क्या है, ड्रग्स होती है, ये यूज़ होती है किसके अगेंस्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये आप इसमें यूज़ एग्जांपल दे सकते हैं यूज़ ऑफ ड्रग्स का, कि किस में आ जाएगा, रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स में आप इसका रेफरेंस दे रहे हो। इसी तरह से ये जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स में आप एग्जांपल भी कोड की जाती है, बुक्स में एग्जांपल भी दी गई है, तो उसको भी ज़रा ध्यान से देखना होगा कि वो एग्जांपल किस तरह से कोड की गई है। वो भी उसमें से भी अक्सर MCQs पूछे जाते हैं, MCQs बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स की बात करते हैं और उसमें भी किसकी, रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स की, तो उसमें आपको एग्जांपल मिलती है आपकी अपनी ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में इसकी बाकायदा एक प्रॉपर एग्जांपल दी गई है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज़ दिस एंजाइम, और प्लस उसके साथ हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। इसके मिलने से क्या बनता है, आपको मालूम है कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद नेक्स्ट क्या होता है इसमें, कि इसमें से एंजाइम अलग हो जाता है और फिर उसके साथ प्रोडक्ट क्या होती है, अलग हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो एंजाइम है वो क्या है, सक्सिनेट डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम है, और सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, नाम पर गौर कीजिए, सक्सिनेट डी हाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनेट ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सबस्ट्रेट आ जाएगा। फिर उसके बाद ये एंजाइम और दूसरा क्या है आपके पास, ये सबस्ट्रेट है, इनका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी सक्सिनेट डी हाइड्रोजिनेज और सक्सिनेट का क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो हम यहाँ इसे क्या कहेंगे, ये ई फॉरवर्ड एंजाइम और प्लस उसके साथ क्या है, सबस्ट्रेट आपके पास क्या है, सक्सिनेट, इनका आपके पास क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। आगे चलकर प्रोडक्ट बनेगी, तो प्रोडक्ट में आपको मालूम हो कि सक्सिनेट इज़ कन्वर्टेड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आपके पास क्या होगी, फ्यूमेरेट। और ये एंजाइम कौन सा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये होगा क्या होगा, अलग हो जाएगा, एंजाइम क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो फ्यूमेरेट क्या बन जाएगी, नॉर्मली ये रिएक्शन होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सबस्ट्रेट आपके पास क्या आ गया, सक्सिनेट, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और एंजाइम और कौन सा है आपके पास, ऑब्वियसली ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, और सबस्ट्रेट आपके पास कौन सा था, सक्सिनेट, और ये सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना और उसके बाद एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट उसकी अलग हो गया। अब क्या होता है कि इसमें अब एंजाइम के साथ, यानी एंजाइम कौन सा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसके लिए इनहिबिटर आएगा, और इनहिबिटर किसकी जगह यूज़ होगा, इस सबस्ट्रेट की जगह, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसकी जगह क्या बनेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे इनहिबिटर क्या होगा, इनहिबिटर के बारे में आपको मालूम हो, ये क्या है, मेलोनेट, इसको मेलोनेट कहेंगे, ये क्या इनहिबिटर। तो इसमें काफ़ी 100% स्ट्रक्चर तो सेम नहीं होता, लेकिन किसी हद तक आप कह सकते हो मेलोनेट का स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करता है, वो एक्चुअल सबस्ट्रेट से रिजेंबल करता है। तो लिहाजा एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज ऑक्युपाइड बाय मेलोनेट, जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, और ये जो बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बजाय यहाँ पे क्या बनेगा, एंजाइम इनहिबिटर। फिर आगे चलकर आप कहेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगी, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगी। रीज़न क्या होगी, ये तो इनहिबिटर है, ये एक्चुअल सबस्ट्रेट है ही नहीं,
तो यहाँ पे एंड में क्या होगा, नो प्रोडक्ट। नॉर्मली आपको बताया था कि ये स्कीम ऑफ रिएक्शन होगा, लेकिन जब सक्सीनेट की जगह कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ जाएगा तो फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो इस तरह ये एग्जांपल भी आप इसमें कोड कर सकते हैं। तो इसमें एक और चीज़ आपको मालूम हो कि ये जैसे हमने सक्सीनेट वर्ड इस्तेमाल किया है, इसकी जगह सक्सीनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बनता है, सक्सीनेट बन रहा है तो आप इसको क्या यूज़ कर सकते हो, इसकी जगह सक्सीनिक एसिड। और इसी तरह से मेलोनेट का वर्ड इस्तेमाल, मेलोनिक एसिड, इसकी जगह क्या वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, मेलोनिक एसिड का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूज़ होने की कतई ज़रूरत नहीं है कि हमने यहाँ पे सक्सीनेट यूज़ किया है, वाई नॉट सक्सीनिक एसिड। तो दोनों आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों क्या हुआ कि ये रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आ गए। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखिए कि ये वो इनहिबिटर्स हैं जिनका आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं होती किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। दीज आर दोज इनहिबिटर्स विच हैव नो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट, इनको आप नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का नाम देंगे। तो लिहाजा याद रखिएगा ये एक्चुअल सबस्ट्रेट के साथ कंपीट भी नहीं करते। तो हम इसको पॉइंट्स में लेते हैं ताकि हमें चीज़ें साथ साथ क्लियर होना शुरू हो कि ये जो इनहिबिटर्स हैं ये क्या करते हैं, हैव नो स्ट्रक्चरल, हैव नो स्ट्रक्चरल, इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं होती, हैव नो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी किसके साथ, with the substrate, सबस्ट्रेट के साथ इनकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी नहीं होते और ये डू नॉट compete with सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के साथ compete भी नहीं करते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं इसको नॉन कॉम्पिटिटिव, जो कि सबस्ट्रेट के साथ compete भी ना करें। तो इस तरह से देखिए कि क्या बनाएंगे, एंजाइम इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, ये बनाते हैं एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट, अदर देन एक्टिव साइट। अदर देन एक्टिव साइट का मतलब क्या होगा कि अदर देन एक्टिव साइट का मतलब होगा कोई और साइट होती है एक्टिव साइट की जगह, जिसे आप एलोस्टेरिक साइट का नाम भी देते हैं। एक्टिव साइट नहीं होती बल्कि अदर साइट कहलाती है, इसको आप एलोस्टेरिक साइट का नाम देंगे। तो लिहाजा दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट, वहाँ पे ये क्या बनाएंगे, अपना ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये चेंज करते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर को, इस तरह से चेंज करते हैं कि इवन हद तक इसमें एक्चुअल सबस्ट्रेट भी आकर बाइंड हो एक्टिव साइट पे, लेकिन बाइंड होने के बावजूद कोई कैटालिटिक एक्टिविटी इसमें नहीं होगी। यानी दे चेंज द एंजाइम स्ट्रक्चर इन सच अ वे दैट इफ सबस्ट्रेट binds, actual substrate binds to the active site, catalysis does not occur, catalysis नहीं होगी। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अब उसके बाद इसमें नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और ये इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। यानी ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं में भी अब क्या हो सकते हैं, ये देखिए नंबर 1 हम बता रहे हैं क्या हो सकते हैं, रिवर्सिबल क्या है, नॉन
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं, और इसी तरह से ये इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो आपको कि ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में भी रिवर्सिबल और में भी इरिवर्सिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? नंबर 1 आपके पास आएगा रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये वो इनहिबिटर्स करते हैं, ये वो इनहिबिटर्स हैं जो वर्क करते हैं, ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट नहीं करते। यानी ये क्या करेंगे? इनहिबिट्स वर्क क्या? नॉट बाय प्रिवेंटिंग प्रिवेंट नहीं करते द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस। ये इनहिबिटर जो है ये वर्क नहीं करते, किस तरह से? बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये प्रिवेंट करते हैं सबस्ट्रेट को कि वो कन्वर्ट ना हो जाए किसमें? प्रोडक्ट में। सो दे प्रिवेंट द सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। दे प्रिवेंट द सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं कि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो। तो इस तरह से हम ये रेफरेंस अगर हम यूज़ करना चाहें वो हमने इसके लास्ट जो हमने डिस्कस करना होगा फीडबैक इनहिबिशन। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली ये क्या है? ये फीडबैक इनहिबिशन। इसको आप फीडबैक, ये भी हमने इसको आगे चलकर डिस्कस करना है कि फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है। सो द प्रिवेंट द सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ये काम करते हैं। इसी तरह से देखो बच्चों के दूसरे कौन से आ जाते हैं? इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल, पहले रिवर्सिबल थे, अब क्या है? इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इनके बारे में आपको पता हो कि ये इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय द एंजाइम। ये क्या कर जाएंगे? डिस्ट्रॉयज द एंजाइम। ये एंजाइम को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं बाय आल्टरिंग इट्स शेप। किसको चेंज करके? बाय आल्टरिंग इट्स शेप, इसकी शेप को तब्दील करके। तो लिहाजा सबस्ट्रेट क्या होगा? कैन नॉट बाइंड एट एक्टिव साइट। इसमें सबस्ट्रेट जो होगा कैन नॉट बाइंड एट एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होगा। यहाँ पे हमने क्या बात की? ये इनहिबिटर्स वर्क करते हैं नॉट बाय प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है और ये प्रिवेंट करते हैं सबस्ट्रेट को टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें भी आपको कंपैरिजन भी साथ साथ चल रहा है, आपको क्लियर हो कि डिस्ट्रॉय द एंजाइम बाय अल्टरिंग इट्स शेप, सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एट एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होता। ठीक है जी। तो इसमें आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, एग्जाम्पल इसमें आप कोट कर सकते हो। जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल दी थी साइनाइड की। साइनाइड की एग्जाम्पल हमने दी थी। ये क्या करता है? ये किल कर देता है ऑर्गेनिज्म को, किल्स द ऑर्गेनिज्म। कैसे किल करता है ऑर्गेनिज्म को? ये इनहिबिट करता है बाय
इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये क्या है? एंजाइम है। ये कौन सा एंजाइम होता है आपको मालूम हो? ये सेलुलर रेस्पिरेशन में ये एंजाइम यूज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। ये इसको इनहिबिट करेगा। क्या चीज़? ये साइनाइड, जो कि इनहिबिटर के तौर पर काम कर रहा है। तो लिहाजा ख़ास तौर पर आपको मालूम हो कि ये जो आयरन प्रेजेंट होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप में, ये आयरन जो कि किस में प्रेजेंट होता है? इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप में प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे जाकर ये क्या करेगा? ये इनहिबिट कर देगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को। नतीजा क्या होगा कि रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज होती है, उसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसी तरह से आयंस होते हैं, ये किसके? हैवी मेटल्स के। आयंस ऑफ हैवी मेटल्स, आयंस ऑफ हैवी मेटल्स में आप एग्जांपल कोट करते हो किसकी? मरकरी की। इसी तरह से आप सिल्वर की एग्जांपल कोट करते हो, इसी तरह से आप कॉपर की एग्जांपल कोट करते हैं। ये क्या है? आयंस ऑफ हैवी मेटल्स, आयंस ऑफ हैवी मेटल्स कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये ब्रेक करते हैं। ये ब्रेक किस चीज़ को करेंगे? ये डाइसल्फाइड ब्रिज जो होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज जो होता है, और ये डाइसल्फाइड ब्रिज जो होता है आपको मालूम हो कि ये किसके लिए रिक्वायर्ड है? इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टर्शरी स्ट्रक्चर। ये टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो लिहाजा जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो नतीजा क्या होगा? उसके रिजल्ट के तौर पर टर्शरी स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा और एंजाइम विल बिकम डीनेचर्ड। एंजाइम इसके रिजल्ट के तौर पर डीनेचर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये आपको पता हो कि ये क्या है? ये बेसिकली इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहलाते हैं, जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइम को, उसकी शेप को चेंज करके। सबस्ट्रेट जो होता है वो एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं होता। एग्जांपल जैसे आपको दी गई है, साइनाइड की एग्जांपल दी है, आयंस ऑफ हैवी मेटल्स की एग्जांपल दी गई है। ये भी सारा समझ लीजिए एक तरह से पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, लेकिन ये फिर भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो लिहाजा जो जो इसमें आपको की पॉइंट्स बताए गए हैं, हाईलाइट किए गए, उसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो। लास्ट में हमने इसके बाद नेक्स्ट जो देखना होगा वो क्या होगा? फीडबैक इनहिबिशन किसे कहते हैं? फीडबैक इनहिबिशन, इसमें देखिए कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं किसी सेल में, ये बाकायदा इनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है रेगुलेट होती है इसकी प्रोडक्ट से। यानी इस तरह से देख लीजिए कि जब भी हम किसी भी एंजाइम की बात करेंगे तो उसकी जो एक्टिविटी होती है अगर वो इनहिबिट हो इसकी अपनी ही प्रोडक्ट से, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? फीडबैक इनहिबिशन का नाम देंगे। यानी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी इज इनहिबिटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट, अपने ही प्रोडक्ट से कंट्रोल हो रही हो, तो फिर इनहिबिट हो रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? फीडबैक इनहिबिशन का नाम देंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट? फीडबैक इनहिबिशन। तो इसमें आपको आगे चलकर एक अहम चीज़ जो हमने शुरू में अभी जो हमने इनहिबिटर्स से पहले डिस्कस किया था, उसमें हमने एक रेफरेंस भी दिया था कि फीडबैक इनहिबिशन का लिंक किसके साथ बनेगा, किस किस्म के इनहिबिटर्स के साथ बनेगा। तो वो भी आपको जज करना होता है। एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीडबैक इनहिबिशन इज रिलेटेड विद और इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो आपको मालूम हो कि ये अपना नॉलेज चेक करना है। हमने इससे पहले इसको किसके हवाले से बताया था? रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के हवाले से हमने बताया था कि फीडबैक इनहिबिशन बेसिकली क्या एग्जांपल है किसकी? दैट इज एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की ये एग्जांपल है। तो लिहाजा क्या है फीडबैक इनहिबिशन, हम दोबारा इसको देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमने बताया कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स इन अ सेल, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स
इन अ सेल, जितने भी एंजाइम होते हैं किसी एक सेल में, कैन बी रेगुलेटेड बाय इट्स प्रोडक्ट। किसके ज़रिए कंट्रोल होते हैं? अपने ही प्रोडक्ट्स के ज़रिए ये कंट्रोल होते हैं। और इसी तरह से बताते हैं कि when the activity of an enzyme, when the activity of an enzyme, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी जो है इनहिबिटेड बाय किसके जरिए इनहिबिट हो रही है? इनहिबिटेड बाय इट्स प्रोडक्ट, तो फिर इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे फीडबैक इनहिबिशन। ये फिर फीडबैक इनहिबिशन कहलाएगा। फीडबैक इनहिबिशन का नाम इसको हम देंगे। और फिर आपको ये आपका प्रीवियस नॉलेज हमने चेक किया था, हमने बताया था कि ये किसकी एग्जाम्पल है? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की क्या है? ये बेसिकली एग्जाम्पल है, ये इसकी एग्जाम्पल। अब इस फिनोमेना को हम किस रेफरेंस से स्टडी करते हैं? दिस फिनोमेना इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये फिनोमेना जो है इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म। रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपके सामने आया। रेगुलेटरी का लफ्ज़ आ गया दोबारा। आपने पढ़ा था किसके बारे में? लॉक एंड की मॉडल। और उसके बाद आपने पढ़ा था इंड्यूस फिट मॉडल। उसमें एंजाइम्स के बारे में बताया था कि फीड किस में। हमने लॉक एंड की मॉडल में क्या बताया था? हमने बताया था कि नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। और फिर इंड्यूस फिट मॉडल में हमने क्या बताया था कि रेगुलेटरी एंजाइम इनको क्यों कहा गया था? अब आपको आंसर मिलेगा कि रेगुलेटरी एंजाइम जो होते हैं बेसिकली किसको फॉलो करते हैं? इंड्यूस फिट मॉडल को। और ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये फीडबैक इनहिबिशन हो रहा है, या फीडबैक इनहिबिशन में ये आप देखते हैं ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म का एक पार्ट है। तो लिहाजा आपको ये भी मालूम हो कि एंजाइम्स जो होते हैं, इंड्यूस फिट मॉडल जो होता है किस किस्म के इनहिबिटर्स के साथ लिंक्ड होता है, और फिर हम उनको रेगुलेटरी एंजाइम्स क्यों कहते हैं। रीज़न यही होती है कि ये रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं ये बेसिकली ये पार्ट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। तो इस वजह से ये भी आपकी चीज़ें आपस में क्या होती है? लिंक्ड हो जाती है। इसके बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये जो कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में हमें बताना है ये किस तरह से होता है, कब होता है? ये ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ किसके होता है? मेटाबॉलिक पाथवे की रेगुलेशन के दौरान ऐसा होता है। इसको फिर हम आगे चलकर, क्योंकि आप देखते हैं कि ये जो बेसिकली सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस चूँकि हो रहे होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं, क्या नाम दे देते हैं? ये एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन का नाम भी देते हैं। इसको एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन का नाम भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एंजाइम वर्क करते हैं सीरीज में या फिर चेन्स में। यानी इसमें क्या होता है कि इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सीरीज में काम कर रहे होते हैं या फिर चेन की सूरत में काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। अब इसमें जो एंजाइम्स होते हैं एक ख़ास तरतीब के साथ होते हैं। यहाँ पे एंजाइम्स क्या होंगे? यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं बेसिकली एक ऑर्डर में होते हैं। ऑर्डर से मुराद क्या होता है? एक ख़ास स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ एंजाइम यहाँ पे
प्रेजेंट होते हैं। इसमें हर एंजाइम कंट्रोल करता है स्पेसिफिक रिएक्शन को। ईच एंजाइम कंट्रोल आ स्पेसिफिक रिएक्शन, एक स्पेसिफिक रिएक्शन को एक स्पेसिफिक एंजाइम कंट्रोल करता है। याद रखिएगा ये बात। तो लिहाजा ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। और इसी तरह से एक एंजाइम क्या करता है, हैंड ओवर करता है सबस्ट्रेट को दूसरे एंजाइम को। यानी हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि वन एंजाइम हैंड ओवर द सबस्ट्रेट, वन एंजाइम हैंड ओवर द सबस्ट्रेट, हैंड ओवर करता है किस चीज़ को, सबस्ट्रेट को, टू अनदर एंजाइम, दूसरे एंजाइम को। एक एंजाइम जो होता है उसके लिए सबस्ट्रेट होगा, उससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो अगले एंजाइम के लिए क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। फिर उससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो अगले एंजाइम के लिए क्या होगा, वो सबस्ट्रेट होगा। तो इस तरह एक एंजाइम हैंड ओवर करता है सबस्ट्रेट किसको, दूसरे एंजाइम को। इस तरह से क्या बनता है, इस तरह से बन जाता है। आपने अभी जो बताया कि ये एंजाइम टू एंजाइम चेन बन जाती है। एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन का नाम भी इसको आप देते हैं, एंजाइम टू एंजाइम चेन, एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन का नाम भी इसको दिया जाता है। प्रोडक्ट जो होती है एक एंजाइम की, सबस्ट्रेट होती है किसकी, नेक्स्ट एंजाइम की। इस तरह से आखिर में क्या बन जाएगी, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाती है। एट द एंड आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाती है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट जो होती है वो क्या है, ऑब्वियसली बॉडी की रिक्वायरमेंट के साथ, सेल्स की रिक्वायरमेंट के साथ होती है। और यही फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या बताना है, कि जैसे शुरू में हमने बताया था कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय इट्स प्रोडक्ट। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इनिबिटेड बाय इट्स प्रोडक्ट। यही फाइनल प्रोडक्ट जो होती है वही एंजाइम की इनिबिशन का काम भी करती है। तो जब ये फाइनल प्रोडक्ट इनिबिशन का काम करेगी तो फिर इसको हम क्या नाम देंगे, फीडबैक इनिबिशन का नाम देंगे। इसको बाकायदा हम एक रिएक्शन की फॉर्म में यहाँ पे शो करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। तो फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। इस स्केच में आप देखिए स्टूडेंट्स कि ये क्या है, एंजाइम नंबर 1 है। यहाँ पे हमने इसका शो किया है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और इस तरफ हम शो कर रहे हैं एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम। तो इसमें आप देख सकते हैं इनिशियल जो इसमें रिएक्टेंट है यानी सबस्ट्रेट है वो कहाँ पर अगर बाइंड होता है, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, यहाँ पर आकर ये बाइंड होगा। ये चूँकि एंजाइम 1 है तो इससे क्या बनेगी, प्रोडक्ट ए बनेगी। यानी एंजाइम 1 के लिए ए क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगी। और फिर एंजाइम 2 के लिए ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सबस्ट्रेट बन जाएगा। तो ये जब इसके लिए सबस्ट्रेट बनेगा तो ये इसकी क्या होगी, प्रोडक्ट। और एंजाइम 2 की जो प्रोडक्ट होगी इट विल बी द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम 3, और ये फिर एंजाइम 3 की प्रोडक्ट होगी तो इट विल बी द सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम 4। और फिर इसी तरह से एंजाइम 4 की जो प्रोडक्ट होगी इट विल बी द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम 5। और फिर एट द एंड आपको क्या मिल जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने क्या है, थ्रीओनीन, जो कि फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन चुकी है। तो ये क्या है, आप देखते हैं एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है। इसमें ये फाइनल प्रोडक्ट बन गई है। जब फाइनल प्रोडक्ट जो होते हैं एक ख़ास लेवल बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, उस लेवल से जब इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, जब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये फिर जाकर आएगी एंजाइम नंबर 1 पे। और ये कहाँ पर आकर अटैच होगी, एलोस्टेरिक साइट पे। एलोस्टेरिक साइट पे जाकर इनिबिशन का काम करेगी। ये जैसे अटैच होगी एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी। अब ये इनिशियल सबस्ट्रेट होगा, ये यहाँ पर अटैच नहीं होगा, ये एंजाइम क्या हो जाएगा, इनिबिट हो जाएगा। इसलिए ये एक तरह से ये फीडबैक इनिबिशन किसकी एग्जांपल आपके सामने आ गई है। ये अभी हमने बताया था कि दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ होम, किस किस्म के इनिबिटर्स होते हैं, आप खुद इसको जज कर लीजिए। अभी हमने इसकी एग्जांपल दी थी, रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इसीलिए कह रहे हैं एक्टिव साइट के लिए कम्पीट नहीं कर रहा, क्या चीज़, इनिबिटर। और ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। और फाइनल प्रोडक्ट ही क्या काम कर रही है, इनिबिटर का काम करते हैं। इसको हम कहेंगे फीडबैक इनहिबिशन। ये इसकी फीडबैक इनहिबिशन कहलाती है। तो बच्चों यहाँ तक हमने क्या देखा,
इनहिबिटर्स। तो ये एंजाइम का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट करना है क्रोमोसोम एंड डीएनए, उसमें से कुछ टॉपिक हमने क्रोमोसोम के हवाले से डिस्कस किया था विद रेफरेंस टू न्यूक्लियस, तो उसको भी हम थोड़ा सा समराइज़ करेंगे और समराइज़ करने के बाद फिर हमने आगे चलना है, जो इसके रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है उनको हम डिटेल से देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।